नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ हम लोगों से जुड़े हुए डायरेक्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Hello friends, now I will discuss with you monetary policy, मौद्रिक नीति। जिस तरह से आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करती है एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने के लिए, उसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करती है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई to increase aggregate demand um, and to achieve full employment. So now start monetary policy. Monetary policy, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में क्या है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम है, ये सिचुएशन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस जो है अनस्टेबल। नाउ आरबीआई हैज टू करेक्ट दिस सिचुएशन। किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है आरबीआई, उसके हाथ में ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है और वो इस सिचुएशंस को करेक्ट करता है। अब हम लोग यही देखेंगे कि वो कैसे करेक्ट करता है, लेकिन उस सिचुएशंस को समझने से पहले जो सिचुएशंस है आरबीआई के सामने जिसको उसे करेक्ट करना है उसे हमें समझना होगा। जैसे सिचुएशंस आपने सुना होगा इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति। एक सिचुएशन है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, मुद्रा अवस्फीति। तीसरी सिचुएशन है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, इसको हाइपर इन्फ्लेशन की जगह मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं स्टैगफ्लेशन। सिचुएशंस हाइपर इन्फ्लेशन की भी होती है, लेकिन बेसिकली अभी मैं ये तीन सिचुएशन से आपको समझाऊंगा कि अभी क्या सिचुएशन है। तीन सिचुएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। किसी भी इकोनॉमी में ये सिचुएशन किसी भी फेज में आ सकती है। वन बाय वन इन तीनों को समझेंगे और हम यहाँ पर ये सिचुएशंस जो है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन की, आरबीआई को काम होता है कि इसको करेक्ट करना। एग्रीगेट डिमांड जो कम है, प्राइस जो अनस्टेबल है, इसको करेक्ट करना। तो कैसे आरबीआई करती है? सबसे पहले इस सिचुएशंस को देखते हैं। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि टू मच मनी, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। ये सिचुएशन है कि टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। बहुत ज्यादा पैसा जो है ना मार्केट में कुछ गुड्स है उसके पीछे भाग रहा है। अब इस सिचुएशन को मैं डे टू डे लाइफ एग्जांपल देके आपको बतलाता हूँ। सपोज करो कि यहाँ हम लोग 10 लोग हैं, हम लोगों के पास बहुत पैसा है, वी हैव टू मच मनी, और हम लोग जाते हैं मार्केट में, वहां हमें गुड्स खरीदने। सपोज करो ब्रेड का पैकेट लेना है, मार्केट में ओनली 2 ब्रेड के पैकेट अवेलेबल। हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, हम लोग 10 लोग हैं, बहुत पैसे वाले, ब्रेड परचेज करनी है, ओनली देयर आर 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड आर अवेलेबल। अब उस सिचुएशंस में क्या है कि जब हम दुकानदार के पास जाएंगे ब्रेड लेने, तो दुकानदार कहेगा कि भैया 10 रुपए की ब्रेड है, आप ले लो। तो मैं कहूँगा चलो दे दो, लेकिन मेरे जो साथ में आप हो, मेरे फ्रेंड, वो कहोगे कि नहीं ये ब्रेड मुझे चाहिए, मैं इसके लिए 1000 रुपए पे करूंगा। क्यों? क्योंकि देयर इज टू मच मनी। कोई दूसरा बंदा कहेगा नहीं ये ब्रेड मुझे ही चाहिए, मैं इसके लिए 2000 पे करूंगा। इस तरह से क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ गुड्स, इस सिचुएशंस की वजह से क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड यहाँ एग्जाम्पल में ब्रेड था, लेकिन इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस।
हो रही है ना इस सिचुएशंस की वजह से। देयर इज टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। बहुत ज्यादा पैसा जब सिर्फ दो गुड्स के पीछे भाग रहा है तो यही हाल होगा, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस। सब लोग कहेंगे कि नहीं मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, मैं इसके लिए 1000 रुपए पे करूंगा, 2000 पे करूंगा, इससे ब्रेड की प्राइस बढ़ जाएगी। तो इन जनरल मार्केट में यही होता है अगर ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में प्राइस बढ़ गई, लेकिन दूसरा इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज। यहां पर प्राइस का मतलब कीमत, ब्रेड की कीमत बढ़ रही है, लेकिन यहां क्या हो रहा है उसका अदर इंप्लीकेशन, वैल्यू, मूल्य, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है। मुद्रा का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। कैसे? पहले 10 रुपए में ब्रेड मिल रही थी और अब उसी ब्रेड को आप 1000 में परचेस करने के लिए तैयार। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आप एक थैले में पैसा भरकर ले जा रहे हो और आपको बदले में एक ब्रेड मिलेगा। तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। तो ये इन्फ्लेशन का सिचुएशन है कि टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, मुद्रा संस्कृति कहते हैं। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बढ़ जाती हैं, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन है हमारे पास। ऐसी सिचुएशंस में देखिए और क्या होता है। ऐसी सिचुएशंस में जो बोरोवर है, जो उधार लेते हैं, सपोज करो कि मैंने आपसे 1000 रुपए उधार लिया और इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई, अब मैं आपको 1000 अभी जाके पे कर दे रहा हूं, लेकिन जब मैंने 1000 रुपए आपसे लिया था तो उस 1000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब क्या है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। अब उस 1000 रुपए में आप सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट परचेज कर पा रहे हो, तो आपके लिए तो वो 1000 रुपए मीनिंगलेस हो गया। तो इस इन्फ्लेशन की वजह से जो बोरोवर है, जो उधार लेते हैं, वो तो अपना उधार चुका दिए, तो वो फायदे में आ गए। तो इस इन्फ्लेशन की स्थिति में जो बंदा उधार लेता है, those who borrows money get benefited। जो बंदा उधार लेता है उसको इन्फ्लेशन में फायदा हो जाता है। दूसरा कि जो प्रोड्यूसर है, जैसे किसान, कोई फैक्ट्री ऑनर, वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन कर रहा है, वैल्यू ऑफ मनी कम, प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये तो इंसेंटिव हो गया ना, प्राइस और इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव हो गया। तो प्रोड्यूसर विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सिचुएशन, प्रोड्यूसर विल गेट बेनिफिट। अब एक तीसरा सिचुएशन है कि अपने यहाँ प्राइस जो है, अपने देश में, अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन है तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीजिंग। ब्रेड की कीमत ज्यादा, 1000 में ब्रेड मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेड का इंपोर्ट करेंगे। कोई भी गुड्स हो सकती है, ब्रेड की जगह कोई और भी गुड्स हो सकती है, इन्फ्लेशन में सब पे फर्क पड़ेगा, मैंने ब्रेड का सिर्फ एग्जांपल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेड को इंपोर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या, इंपोर्ट इंक्रीजेस, आयात बोलते हैं इसको, आयात हमारी बढ़ रही है, तो आयात बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट, हम निर्यात तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो विदेशों से लोग हमारे यहाँ से क्यों सामान ले जाएंगे, तो निर्यात हमारा कम हो जाएगा। अब आप देखो कि इंपोर्ट ज्यादा हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम है, तो इसको आपने ट्रेड वाले चैप्टर में, व्यापार वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इसी से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, भुगतान संतुलन जो है वो हमारा गड़बड़ हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया। इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इसको बैलेंस होना चाहिए कि इंपोर्ट जितना कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट बेटर तब होता जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होता। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से ये सिचुएशन आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत इतनी ज्यादा थी कि हम वो सर्विसेज बाहर से आयात करवाने लगे, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी इन्फ्लेशन की वजह से हो गया।
ठीक है, तो ये सब सारे सिचुएशंस हैं इन्फ्लेशन की वजह से। ये इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है वहाँ ये सिचुएशंस की वजह से ये तीनों प्रॉब्लम्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, तो इकोनॉमी में ये हालात चल रहे हैं। इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। यहाँ है टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, यहाँ होता है टू लेस मनी, टू लेस मनी चेजेस टू मच गुड्स। आपके पास पैसे बहुत कम है और मार्केट्स में गुड्स एंड सर्विसेज की भरमार लगी हुई, ये सिचुएशन है। टू लेस मनी, यू हैव लेस मनी एंड मार्केट में टू मच गुड्स आर अवेलेबल। अब क्या होगा, आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, यू हैव लेस मनी। तो जब आप मार्केट में जाओगे, गुड्स पड़े हुए हैं मार्केट में, पैसे ही नहीं है, तो आप जब दुकानदार से मांगोगे तो दुकानदार तो कहेगा ना कि भैया पैसे पे करो, तो यू डोंट हैव एबिलिटी टू पे। ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि ये जो गुड्स मार्केट्स में पड़े हुए हैं, यहाँ होता था कि प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो रहा था इस सिचुएशंस। यहाँ पर क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज। देखिए इस सिचुएशंस का जस्ट अपोजिट, यहाँ पर प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज कर रहा था क्योंकि लोग पे करना ज्यादा चाह रहे हैं कि नहीं मुझे ये ब्रेड चाहिए, आई कैन पे दिस मच ऑफ अमाउंट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पीपल डोंट हैव एबिलिटी टू पे, सो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज करेगा, ब्रेड की कीमत कम होने लगेगी। तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य इंक्रीज हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी विल इंक्रीज। तो इस सिचुएशंस के जस्ट अपोजिट है ये। तो यहाँ डिफ्लेशन और यहाँ इन्फ्लेशन, ये दोनों इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। कैसे, ये तो ये समझ गए। अब यहाँ देखो कि डिफ्लेशन कैसे इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज कर रही है। ये जो प्राइस है ये प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव का काम करता है। अगर किसी गुड्स की मार्केट में अच्छी प्राइस है तभी तो प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलेगा और वो प्रोडक्शन करना चाहेगा। लेकिन यहाँ जब प्राइस है ही नहीं, ब्रेड की कीमत 2 रुपए और जो भी सारे कमोडिटीज हैं मार्केट में उसकी कीमत गिर रही है, तो प्रोड्यूसर विल नॉट गेट एनी इंसेंटिव टू प्रोड्यूस दैट गुड्स और सर्विसेज। तो क्या होगा कि प्रोडक्शन लेस हो जाएगा। इस सिचुएशंस की वजह से प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर ना प्रोडक्शन में कमी कर देगा। जब प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी तो लेबर की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रोड्यूसर जो है वो लेबर डिक्रीज कर देगा। जब लेबर को प्रोड्यूसर ने डिक्रीज कर दिया तो उसको क्या होगा कि वो वेज भी उसे कम पे करने पड़ेंगे। जब वो वेज कम पे करेगा तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई ये भी कम हो जाएगी। मनी सप्लाई, अब लोगों के पास और पैसे नहीं है तो फिर वो एग्रीगेट डिमांड भी कम करेंगे। तो यहाँ जो लोग डिमांड कर रहे थे वो भी अब डिमांड नहीं करेंगे। ये विशियस सर्किल बन जाता है, एक सिचुएशन से और सिचुएशन बिगड़ती जाती है। यहाँ पर था टू लेस मनी चेजेस टू मच गुड्स, बाजार में बहुत ज्यादा गुड्स थे लेकिन प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिला नहीं, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कम कर दिया, लेबर को उसने फायर कर दिया, उसकी वजह से मनी सप्लाई, लेबर के पास वेजेस नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट कम हो गई मार्केट में, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। तो सिचुएशंस ये है, एक ये है, दोनों इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है अपने अपने तरीके से। इन दोनों सिचुएशंस में इकोनॉमी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगी। दोनों में एग्रीगेट डिमांड कम है, प्राइस अनस्टेबल, प्राइस अनस्टेबल। अब मौद्रिक नीति में गवर्नमेंट, ये दोनों सिचुएशन, यही दोनों सिचुएशन पे हमने देखा था, एग्रीगेट डिमांड कम एंड प्राइस अनस्टेबल। इसी दोनों सिचुएशंस को मौद्रिक पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई करेक्ट करती है। एक तीसरा सिचुएशन है स्टैगफ्लेशन। इसको आप 2 भागों में बांट दें अगर, तो स्टैग प्लस इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन, इसको कह सकते हैं स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन में यहां तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो रही थी, अलग अलग समय में हो रही थी।
स्टैगफ्लेशन इन दोनों से भी डेंजरस। एक तो इकोनॉमी स्टैग्नेट है, ग्रो नहीं कर रही है, दूसरा इन्फ्लेशन का भी सिचुएशन है, प्राइस भी राइज हो रही है। तो इस तरह से ये तीन सिचुएशंस इकोनॉमी में है। इकोनॉमी हमारी अच्छी इस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी। तो अब आरबीआई को क्या करना है, मकसद आरबीआई क्या क्या है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड कम है उसको, एग्रीगेट डिमांड को उसे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ये जो प्राइस अनस्टेबल है उस प्राइस में आरबीआई को प्राइस को स्टेबल बनाना है, स्टेबिलिटी लानी है। तो यही आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सिचुएशंस हो गई, इसको अब आरबीआई को करेक्ट करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह से हम देख सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है कि मार्केट में से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है, लिक्विडिटी को, तरलता को एब्जॉर्ब करती है। और क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या करती है कि बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को वो डायरेक्टिव देती है, दिशा निर्देश देती है कि आप ऐसा करो तो सिचुएशंस इंप्रूव हो जाएगा। देखो इन दोनों को इस तरह से हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। एक तो हो गया क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव टूल्स, एक हो गया क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स में गुणात्मक, यहां पर ना लिक्विडिटी कम करना, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है लिक्विडिटी को कम या ज्यादा करना है, मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज। इसको करने से आरबीआई एग्रीगेट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेगी। एग्रीगेट डिमांड होगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना और फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों सिचुएशंस को आरबीआई को मेंटेन करना है। दो तरीके के टूल्स यूज करती है ये करने के लिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स में है डायरेक्टिव्स, जिसको हिंदी में दिशा निर्देश बोलते हैं। दूसरा मोरल सुएशन, मोरल सुएशन, और तीसरा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई की ऑब्जेक्टिव यही है कि वो क्रेडिट को कम करना है उसे या ज्यादा करना है मार्केट सिचुएशंस में, प्राइस स्टेबिलिटी लानी। तो बैंक को ना वो इसमें क्वालिटेटिव, इसका नाम सही है कि गुना, उसके क्वालिटी पे गुणात्मक वो चेंज लाना चाहती है। तो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन देती है, डायरेक्टिव्स देती है। वो कमर्शियल बैंक को सिर्फ कह सकती है कि आप ना इसको कंट्रोल करो। दूसरा मॉरल सुएशन, वो एक मॉरली, एक इथिकली आरबीआई कमर्शियल बैंक को दिशा निर्देश देती है। इसमें भी वही सेम चीज। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या करती है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में करती है क्या कि अगर कोई बैंक सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को लोन दे रही, तो एक सेक्टर तो डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्री तो डेवलप कर रही, लेकिन वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ रही। तो रैशनिंग ऑफ सेक्टर में आरबीआई ये करती है कि प्रायोरिटी सेक्टर को भी आप उधार दो, प्रायोरिटी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर। तो बैंक को आरबीआई एक दिशा निर्देश देती है कि आप इंडस्ट्री से थोड़ा सा क्रेडिट हटा के एग्रीकल्चर की तरफ लाओ, प्राइमरी सेक्टर की तरफ लाओ। तो ये रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कहलाता है। तो ये क्वालिटेटिव टूल्स हो गए, इसका यूज लिमिटेड है। जो मेन टूल्स है आरबीआई का वो है क्वांटिटेटिव टूल्स। इसमें दो चार टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहला है बैंक रेट, बैंक रेट, ब्याज दर। ब्याज दर क्या होता है कि एट दिस रेट आरबीआई अलाउज फिनांस टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है इस रेट पर कमर्शियल बैंक को उधार देती है, सीधा सा। एट दिस रेट आरबीआई अलाउज फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक।
अब ये रेट सपोज करो कि बैंक रेट इंक्रीजेस, बैंक रेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बैंक रेट इंक्रीज हो रही है, तो बोरोइंग विल एक्सपेंसिव फॉर कमर्शियल बैंक, क्योंकि इस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती थी। जब ब्याज दर ही बढ़ रहा है देन कमर्शियल बैंक विल बोरो लेस। क्यों? क्योंकि बोरोइंग इज एक्सपेंसिव नाउ, बोरोइंग इज एक्सपेंसिव, commercial bank will have to pay more interest because bank rate is increases. So borrowing is expensive, bank rate increases, borrowing expensive, commercial bank will borrow less, borrow less। इसका मतलब क्या होगा कि क्रेडिट और मनी सप्लाई वो मार्केट में डिक्रीज होगी। देखिए सिचुएशन हमने ये क्रिएट किया कि बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, इसके इम्प्लीकेशन से क्या हुआ कि क्रेडिट मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई, मनी सप्लाई डिक्रीज। सिचुएशंस यहाँ पर इकोनॉमी में क्या था कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है या कम है, इसी को तो हमें करेक्ट करना था। यहाँ एग्रीगेट डिमांड ज्यादा था, हमने क्या किया कि मनी सप्लाई डिक्रीज कम कर दिया। अब मनी सप्लाई कम हो गई, जब आपके पास पैसे नहीं है, यू डोंट हैव एबिलिटी टू पे, देन यू विल डिमांड लेस। तो मनी सप्लाई डिक्रीज होने से क्या हो गया कि डिमांड डिक्रीज। तो जो इकोनॉमी में सिचुएशंस थी कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा था, उसको हमने इस तरह से कम कर दिया। इन्फ्लेशन चेक, डिमांड ज्यादा होने की वजह से, याद है ना मैंने ये बताया था इन्फ्लेशन में, टू मच मनी चेजेस फ्यू गुड्स, टू फ्यू गुड्स। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन। इसकी वजह से प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स ज्यादा हो गए थे और वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई थी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई थी। तो ये जो सिचुएशन था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्राइस था, लोग डिमांड नहीं कर रहे थे। तो इस सिचुएशंस को क्या किया हमने, करेक्ट कर लिया। बैंक रेट इंक्रीज कर दिया, बोरोइंग एक्सपेंसिव हो गई, बैंक अब बोरो लेस करेगा, मनी सप्लाई कम हो गई, मनी सप्लाई की क्वांटिटी। तो जो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा था, अब यू डोंट हैव एबिलिटी टू पे, यू विल डिमांड लेस, एंड एग्रीगेट डिमांड सिचुएशन जो है वो बैलेंस में आ गई। तो इस तरह से इन्फ्लेशन चेक्ड, इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल में कर लिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसी तरह से अपने टूल्स का यूज कर लेती है। पहला टूल्स बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने से मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा टूल्स है रेपो रेट। जस्ट लाइक बैंक रेट, रेपो रेट क्या होता है और वो कैसे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के सिचुएशंस को करेक्ट करता है और इन्फ्लेशन को चेक करता है, प्राइस स्टेबिलिटी लाता है। ये देखिए अभी फरवरी 2017 का डाटा है, बैंक रेट जो है ना, बैंक रेट ये 6.75%। अभी इस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार देती है। ये है अभी बैंक रेट, ये भी कभी कभी पूछ देते हैं बैंकिंग के एग्जाम में। उसी तरह अब आओ दूसरा टूल्स जो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि एट दिस रेट कमर्शियल बैंक borrows from RBI for short periods। कम समय के लिए कमर्शियल बैंक जो है इस रेट पर आरबीआई से उधार लेती है। अब यहां भी सिचुएशंस ये है कि रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देती है, उसको इन्फ्लेशन चेक करना है, इसके लिए उसने क्या किया कि रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या होगा, सेम जस्ट लाइक बैंक रेट, यहां भी क्या हो गई कि बोरोइंग एक्सपेंसिव हो गई। जब बैंक को ब्याज दर ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो बोरो लेस करेगी, तो बोरोइंग एक्सपेंसिव, उससे क्या हुआ कि क्रेडिट कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि मनी सप्लाई कम।
आपने सिचुएशंस को मैंने पहले बताया इन्फ्लेशन में, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। ये जो टू मच मनी था उसको हमने कम कर दिया, क्रेडिट को हमने कम कर दिया, तो सिचुएशन चेक हो गई, इन्फ्लेशन चेक, इन्फ्लेशन चेक। तो इस तरह से बैंक रेट से, रेपो रेट से हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। इंक्रीज करने से, रेट को जब इंक्रीज कर दिया, बोरोइंग एक्सपेंसिव हो गई, बैंक विल बोरो लेस फ्रॉम आरबीआई, क्रेडिट अपने आप कम हो गया। तो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन था कि टू मच मनी, उसको हमने कंट्रोल कर लिया। तो अगर सपोज करो डिफ्लेशन का सिचुएशन होता, मैंने 3 सिचुएशन दिए थे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। तो सपोज करो कि डिफ्लेशन का सिचुएशन होता, तो उस केस में आरबीआई जो है इस रेपो रेट को या बैंक रेट को डिक्रीज कर देती। उससे क्या होता कि बैंक विल बोरो मोर, यहां पर रेपो रेट इंक्रीज कर रही है तो बोरोइंग एक्सपेंसिव हो रही है, लेकिन जब ब्याज दर कम कर रही है आरबीआई तो बैंक विल बोरो मोर। इससे क्या होगा कि मार्केट में क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो बढ़ रही है। तो जब मनी सप्लाई बढ़ रही है तो अब क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने से पीपल विल डिमांड मोर, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा, जब डिमांड होगा तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास फिर से पैसा आएगा, फिर से पैसा आएगा तो वो फिर से डिमांड करेंगे। इस तरह सिचुएशन जो है डिमांड सप्लाई का बैलेंस में आ जाएगा। तो ये है, रेपो रेट को डिक्रीज करके डिफ्लेशन को चेक किया जा सकता है, रेपो रेट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को चेक किया जा सकता है। तो क्वेश्चंस में जो पूछते हैं वो इस तरह से पूछते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूजेस पे, उसमें ऑप्शन में रहेगा कि टू चेक इन्फ्लेशन आरबीआई डज, क्वेश्चंस में रहेगा टू चेक इन्फ्लेशन व्हाट आरबीआई डज, क्या करती है आरबीआई। तो ऑप्शन में रहेगा इंक्रीज बैंक रेट, दूसरा ऑप्शन में रहेगा डिक्रीज रेपो रेट, सी और डी में इसी तरह रहेगा। अब आप यहाँ देखो कि चेक इन्फ्लेशन करने के लिए आरबीआई क्या कर रही थी, तो बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज कर रही थी ना, तो हमारा ये इंक्रीज बैंक रेट वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ हम लोग इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए डिक्रीज नहीं करते रेपो रेट, तो ये यहाँ ऑप्शन गलत होगा, ये डिफ्लेशन के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस तरह से बैंक रेट, रेपो रेट हो गया, रेपो रेट अभी 6.25 है, 6.25%, और रेपो रेट के जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट के जस्ट अपोजिट रिवर्स रेट के जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि रेपो रेट में आरबीआई जो है उधार दे रही थी कमर्शियल बैंक को, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक से उधार लेती है। आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड, ये छोटे समय के लिए, कम अवधि के लिए ये उधार ले लो। अब सपोज करो कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज कर रही है, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर रही है, तो ये आरबीआई बैंक जो है, चूंकि ब्याज दर इंक्रीज हो रहा है, अब बैंक जो है वो बैंक विल पार्क मोर फंड्स टू आरबीआई। तो इसमें क्या होगा, बैंक विल पार्क मोर फंड्स विथ आरबीआई। क्यों करेगी, क्योंकि उसे ब्याज दर ज्यादा मिल रहा है, तो बैंक विल पार्क मोर फंड्स विथ आरबीआई। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में क्रेडिट, जब बैंक ज्यादा आरबीआई के पास पैसा रखने लगेगी तो मार्केट में क्या होगा, क्रेडिट कम हो जाएगा। क्रेडिट कम का मतलब मनी सप्लाई कम। इस तरह से इन्फ्लेशन चेक,
क्रेडिट कम से इन्फ्लेशन कैसे चेक हो रहा है? क्रेडिट कम ही तो करना था, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन में टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, वहां बहुत ज्यादा पैसा था तो हमें मार्केट में उसी पैसे को कम करना था। तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, देन बैंक को ब्याज ज्यादा मिल रहा है, देन बैंक विल पार्क मोर फंड्स विथ आरबीआई। मार्केट में क्रेडिट कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गया, इन्फ्लेशन चेक हो गई। तो इस तरह से अभी जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, वो 6%। अभी मैंने बताया आपको कि जो रेपो रेट है वो 6.25%। ये फरवरी 2017 का डाटा है, और इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। पहले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हमेशा 1% का डिफरेंस होता था, लेकिन ये पहली बार अभी अभी ये सिचुएशन है। अभी कुछ दिनों पहले ये डिफरेंस जो था 0.5 का था, लेकिन ये घटकर और 0.25 का हो गया। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सिर्फ 0.25 का है, पहले ये 1 होता था। तो इसलिए ये चूंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा है, इसलिए हो सकता है कि ये रेट पूछ ले। तो रेपो रेट अभी 6.25 है, रिवर्स रेपो रेट अभी 6%। इसके अलावा दो और टूल्स हैं, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों टूल्स को बताने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आपका खत्म हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो, चौथा जो मॉनेटरी टूल्स है वो है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं हिंदी में इसको, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, इसको CRR बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है कि बैंक हैज टू मेंटेन सम फंड्स विथ आरबीआई। एक रूल होता है कि बैंक के पास जितने भी पैसे हैं ना, उसका कुछ पोर्शन उसको आरबीआई के पास जमा रखना होता है। कैश रिजर्व रेशियो यही होता है। इसका जो प्रेजेंट रेट है वो 4%, मतलब उसके पास जितने भी कैश है उसका 4% वो आरबीआई को जमा करेगी। तो ये इससे क्या होगा, अगर ये CRR ये 4% से ये 5% हो जाए, 6% हो जाए, कहने का मतलब कि अगर CRR को आरबीआई इंक्रीज कर रही, इफ CRR इंक्रीजेस, तो क्या होगा? CRR बढ़ने से, CRR बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर ज्यादा बढ़ गया। तो ब्याज दर ज्यादा बढ़ गया तो क्रेडिट पे असर क्या होगा? क्रेडिट कम हो जाएगा। जब बैंक को ब्याज ज्यादा मिलेगा तो वो आरबीआई के पास पैसा रखना ज्यादा पसंद करेगी। तो CRR बढ़ने से मार्केट में जो ओवरऑल क्रेडिट है वो कम हो गई, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में ओवरऑल कम हो गई। इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन चेक, इन्फ्लेशन को ही तो करेक्ट करना था, इन्फ्लेशन चेक। आरबीआई का मकसद ही तो यही था मॉनेटरी पॉलिसी का, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को चेक करना। तो अब मार्केट में जो पहले टू मच मनी चेजेस टू मच गुड्स, उस सिचुएशंस को हमने कंट्रोल कर लिया, क्रेडिट का कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन चेक हो गया। ठीक इसी तरह एक और लास्ट मॉनेटरी टूल है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसको हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। इसका भी प्रेजेंट रेट SLR का भी 20.5% है। ये सारा डाटा मैंने आपको फरवरी 2017 का दिया है, एग्जाम के पहले आप इसको चेक कर सकते हो, और जो एग्जैक्ट उस समय का डाटा होगा वो आपको मार के आना है MCQ में। तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी जस्ट लाइक CRR, जैसे कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को अपने कैश का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास जमा करना होता था। जस्ट लाइक CRR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहता है कि स्टैच्यूटरी है, वैधानिक है, कि बैंक को अपने कैश, गोल्ड और जो भी एसेट है
उसका इतना % आरबीआई के पास जमा करना है, कंपल्सन। तो इसमें क्या होता है कि ये रेट अगर सपोज करो आरबीआई बढ़ा रही, इफ एसएलआर इंक्रीजेस, अगर रेट बढ़ रही तो बैंक ज्यादा से ज्यादा फंड, कैश, गोल्ड आरबीआई के पास, उसको मजबूरी है। वैधानिक तरलता अनुपात ये जो है कंपल्सन है बैंक पे। तो इस टूल का यूज करके, अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा क्रेडिट है तो इस टूल का यूज करके बैंक के क्रेडिट को आरबीआई एब्जॉर्ब कर रही है। एसएलआर इंक्रीजेस, credit of bank decreases, money supply decreases, consequently inflation checked, our motive get fulfilled है। अपने को यही करना था, इन्फ्लेशन को चेक करना था। जो क्रेडिट ज्यादा था, देयर वाज टू मच मनी, उसको हमने चेक कर लिया, क्रेडिट को कम कर दिया। तो इस तरह से आरबीआई अपने डिफरेंट टूल्स से क्रेडिट को यहां पर कम कर दिया। सेम डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, इस सारे रेट को यहां आपने देखा होगा कि सबको इंक्रीज कर रही है, तो सेम इसके अपोजिट डिफ्लेशन के केस में क्या होगा कि आरबीआई इस रेट को डिक्रीज करेगी हर एक के केस में, उसमें क्रेडिट की मात्रा बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन चेक हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इन्फ्लेशन। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी में इन डिफरेंट टूल्स का उपयोग करके आरबीआई मार्केट में एग्रीगेट डिमांड के सिचुएशंस को मेंटेन करती है। एग्रीगेट डिमांड जब होगा और तभी फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशंस जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से आरबीआई काम करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फिर से इंतजार करें। और तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।